नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह क्वेश्चन है। तो जिसका भी 2 सितंबर को एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। पूरा क्लास को करके जाइएगा, सेट को लगा के जाइएगा आप सभी, और जितने प्रश्न बताएंगे इसे याद जरूर कर लीजिएगा। पेपर में प्रश्न आपका आएगा और जिसका आगे भी एग्जाम है, ठीक है, वो भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। देखिए सेशन तो पूरा करते हैं, आपसे क्लास करते हैं, पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं फ्रेंड। लाइक जरूर कर दिया कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है। लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का प्रश्न रखे हैं, उससे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो कीड़ों की संख्या जो है सबसे अधिक है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगर मछली प्रजाति की बात किया जाए तो लगभग जो है कि 34,000 आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर सरीसृप की बात किया जाए तो लगभग 11,000 प्रजाति है, और कीड़ों की प्रजाति की बात किया जाए तो 10 लाख की प्रजाति है कीड़ों की, और स्तनधारी प्रजाति की बात किया जाए तो 6500 इसकी प्रजाति है। तो याद रखेंगे आप सभी। तो सबसे अधिक कीड़ों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। ज़्यादातर अगर खेत में अगर रासायनिक खाद का प्रयोग कीजिएगा तो जो आपका भूमि होता है इसमें जो आपका उर्वरता शक्ति होता है वो आपका खत्म होने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसी से आपका ज़्यादा वायु प्रदूषण मृदा प्रदूषण होता है। जैविक खाद का अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो आपका उर्वरता होता है यह आपका जमीन का क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा जैविक खाद का प्रयोग करने से। जबकि सिंचाई की बात किया जाए तो यह मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है। इससे ज्यादा उपयोग करने के बाद जल भराव हो सकता है, पर यह मेन प्रदूषण का कारण नहीं है। तो प्रदूषण का मेन कारण क्या है आपका, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगला है, इंजेक्शन देने से पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाने के समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, क्यों। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण से हमें ठंडक महसूस होता है। देखिए स्प्रिट में अल्कोहल होता है, याद रखिएगा आप सभी क्या होता है, स्प्रिट में अल्कोहल पाया जाता है। स्प्रिट में याद रखेंगे आप सभी क्या पाया जाता है, अल्कोहल पाया जाता है, जिसकी वाष्पन उष्मा अधिक होती है, जिससे त्वचा से ताप निकलकर वाष्पन या वाष्पित होने लगता है, जिसके कारण से हमें ठंडक महसूस होता है। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो स्प्रिट में क्या पाया जाता है, तो अल्कोहल होता है। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ये रिपीट कर चुका है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन के नाम से भी हम सभी इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है। राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻5 सेमी तक इसकी माप होती है, याद रखिएगा। और कोलाइड कणों को हम सभी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि डैश एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली की बात किया गया है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका के सभी अंग तैरते हैं साइटोप्लाज्म में। अच्छा, कोशिका की बात किया जाए तो कोशिका के मुख्य केंद्रक क्या होता है, आप सबको पता है, न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसी में आपका तारककाय पाया जाता है, इसी में आपका लवण भी पाया जाता है, इसी में आपका लाइसोसोम भी पाया जाता है, और इसी में राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं सेल का। देखिए फ्रेंड, जितने भी आप सभी जुड़े हैं ना, तो आप सभी वीडियो को लाइक दिल से कीजिएगा और देखते हैं आज कौन कौन आज के इस सेशन को लाइक करते हैं। बस यही देखेंगे हम आप सभी से, और कितना देखते हैं कि अपना प्यार इस वीडियो को दे सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ सर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है। लोकसभा में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में दी गई है, तो ये आपका भाग 1 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है किस भाग में है, भाग 1 में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सासाराम नगर विकास किस काल में हुआ था। देखिए अगर सासाराम की बात किया जाए तो ये सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि सासाराम कहाँ पे है,
बिहार में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। और ये आपका मध्य युग से संबंधित है और सासाराम बिहार में ही आपका कह सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा है। और ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट हैं। 2022 और 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा कंठस्थ याद रखेंगे आप। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। अच्छा, बिहार में कौन सा एक तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में है। मथुरा वाला उत्तर प्रदेश में है। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले ये याद रखिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू कब हुआ था? 1775 से लेके 1783 तक आपका चला था। और इस समय कह सकते कि नेता की बात किया जाए तो वो जॉर्ज वॉशिंगटन था, पर यहाँ अंग्रेज की सेनापति की बात किया गया है, तो कॉर्नवालिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 1781 के अप्रॉक्स में आपको याद रखना है। अगला है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप सभी को कि स्थल कितना प्रतिशत है, तो स्थल मात्र में 29% पर है, पहला फैक्ट। दूसरा याद रखिएगा कि पानी कितना है? 71% पर पानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य से, याद रखिएगा आप सभी। और ये कब हुआ था? 1990 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा आप सभी, क्षेत्रफल में। अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व कहाँ का है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा बिहार का। सबसे कम की बात किया जाए तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अच्छा, लिंगानुपात की बात किया जाए तो केरल का जो है सबसे अधिक है और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा का है। अच्छा, बात किया जाए साक्षरता दर के बारे में तो केरल में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है और सबसे कम अपना बिहार राज्य का है। तो इतना सा फैक्ट आप याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? राइट आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो एक प्रतिनिधि भिन्न में हमेशा जो अंश हो जाएगा वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो देखिए, ये नारा जो दिया था हिटलर ने दिया था, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। और एक आपको पता है कि वर्साई की संधि हुआ था, आपको पता है 1919 में, जिसे हम सभी आरोपित संधि के नाम से जानते हैं। हालांकि कह सकते हैं कि हिटलर जो था वो 1945 में अपने आप को गोली मार लिया था, याद रखिएगा आप सभी। तो इसी ने एक जनता, एक साम्राज्य, एक नेता का नारा दिया था, याद रहेगा आप सभी को। अगला है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो यहाँ जर्मनी की बात आया हुआ है ना। तो अभी आपको बताया थी कि एक वर्साई की संधि हुआ था 1919 में, जिसके तहत कह सकते हैं कि आपका प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया गया, जो 1914 से लेकर 1918 तक आपका चला था। तो कह सकते हैं कि इसी को समाप्त किया गया था और जनवरी पर एक कठोर संधि, कह सकते हैं कि अपमानजनक शर्तें सौंपा गया था, वो वर्साई संधि में सौंपा गया था। तो एक फैक्ट ये याद रखिएगा। और यही कारण था दूसरा विश्व युद्ध होने का। निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? अच्छा, सभी बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। आप सभी अपना राय जरूर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गन्ना को विकसित होने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है, याद रहेगा आप सभी को। गन्ना को 1 साल कम से कम लगता है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन से आपका रेशम मार्ग आरंभ होता है। अच्छा, चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग है, याद रखिएगा आप सभी, चीन की राजधानी। अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की राजधानी है। अगला है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और गन्ना, दूध बताएं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि 23x11 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ पर समझिएगा, ये जो 23 जो दिया हुआ है उसके बाद x है और उसके बाद यहाँ पर 11 है। इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊपर में जो होता है ये क्या होता है? भार या द्रव्यमान होता है, पता है आप सभी को। और नीचे में क्या होता है? नीचे में परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या
तो नीचे में क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। तो अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, तो याद रखिएगा आप सभी द्रव्यमान की संख्या, याद रखेंगे आप सभी द्रव्यमान की संख्या माइनस होता है आपका परमाणु की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर 23 - 11 कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 12 न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 ही होता है, क्योंकि परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगा, उसके बाद फिर कह सकते हैं कि द्रव्यमान की संख्या अलग हो जाएगा। अगला है कि 100 वाट एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत कितना होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि 100 वाट यहाँ पर बात किया गया है। 100 वाट बराबर 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि 100 वाट को हम सभी 60 सेकंड जलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 जूल इसका ऊर्जा खत्म होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर बात किया जाए कि 100 वाट जो होता है ना, लगातार इसको 10 घंटा हम जलाएंगे, 10 आवर, तब जाके 1 यूनिट ऊर्जा खत्म होता है, याद रखिएगा। बट यहाँ जूल पूछा गया है तो 600 जूल होगा। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, तो इनमें से सबसे सक्रिय धातु लोहा हो जाएगा। और सबसे कम की बात किया जाए तो पारा सबसे कम सक्रिय धातु है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो देखिए, वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार यानी कि वर्गीकरण की सबसे पहले शुरुआत जो किया था अरस्तु ने किया था। इसीलिए कह सकते हैं कि अरस्तु को हम सभी बायोलॉजी का जनक कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान का। इसके अलावा जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को कहते हैं, जबकि थियोफ्रास्टस को हम सिर्फ वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। बात समझिए आप सभी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V/U, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, V/U इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी, सरसों की उड़ेले जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर के नीचे से ऊपर की ओर क्रम क्या होगा। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर क्रम बताना है। अगर सबको मिला के अगर उबाल दिया जाए तो नीचे से ऊपर क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों हो जाएगा, नीचे जाएगा, उसके बाद पानी, और सबसे ऊपर जो रहेगा वो तेल रहेगा। याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि तेल का घनत्व कम होता है पानी से, जिसके कारण से ऊपर में तैरने लगता है, और सरसों का घनत्व सबसे अधिक होगा, जिसके कारण सरसों जाके नीचे बैठ जाएगा। अगला है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन जो होता है 0 हो सकता है। याद रखिएगा आप सभी, विस्थापन 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये पटना था, ठीक है, पटना से हम रांची गए, ठीक है, पटना से रांची गए और रांची से फिर पटना आ गए, तो यहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा। बट दूरी कभी 0 नहीं होगा। मान लीजिए पटना से रांची 500 किलोमीटर था और फिर 500 किलोमीटर आए, तो 1000 किलोमीटर हम सभी चल चुके हैं, तो ये दूरी हो गया। बट विस्थापन क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। याद रखिएगा आप सभी, तो यहाँ से गए और फिर यहीं आ गए, तो विस्थापन 0 हो जाता है। तो देखिए, 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्या क्वेश्चन था कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा। विस्थापन जो हो जाएगा 1 से कम भी हो सकता है, और यहाँ दूरी हो जाएगा 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा फल जो बनता है वह अंडाशय से बनता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। सबसे पहले यह समझिए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सूत्र याद रखिएगा CaOH2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में हिट कर जाएगा। अगला है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले हुआ था कब, ये समझिए 1993 में उत्तर प्रदेश का जो चमोली जिला था। हालांकि अभी वो उत्तराखंड में चल गया है, क्योंकि 2000 के बाद उत्तराखंड नया राज्य बना, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कट गया, तो अभी जो है वो उत्तराखंड में है। तो अभी ऑप्शन में उत्तराखंड ही दिया जाता है, तो उत्तराखंड याद रखना है कि उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। 1973 में शुरू किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। वृक्ष कटाई से संबंधित था, तो याद रखिएगा आप सभी। तो वृक्ष को काटने से बचाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वृक्षों को बचाने के लिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आमीटर पर प्रतिरोध होते हैं। तो आमीटर पर प्रतिरोध जो होते हैं बहुत छोटा होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि
एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है? सिरका एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। अगला है कि फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन उत्तरदायित्व है? तो राइट आंसर होगा एथिलीन। ध्यान दीजिएगा आप सभी, एथिलीन जो है फलों को पकने के लिए उत्तरदायित्व है। निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिफिथेरिया, काली खांसी, टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर डिफिथेरिया, काली खांसी, टेटनस की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डीपीटी का टीका दिया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है? तो अंकुरित बीजों में सबसे अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सिर्फ पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अगला है कि आलू में अंगोती झुलसा रोग जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके पेपर के लिए, याद रखिएगा। अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है, याद रखिएगा, अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है ये कौन सा है? तो मानसीराम मेघालय, याद रखिएगा, मेघालय में पड़ता है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होता है। ऑर्गन सिस्टम अस्त्र का संगठन नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेटी हेलमिन्थेंस में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। बाकी बात एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में और मोलस्का में पाया जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिर रहे हैं, तो यहाँ पर खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सिंपल सा प्रश्न है कि दर दर भटकना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है, अपमान करना या अपमानजनित बातें कर देना, याद रखिएगा, या अपमानित करना। बात यही हो सकता है, अपमानित करना सटीक होगा। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय, याद रखिएगा आपसे भी, सी राइट आंसर होगा। अच्छा, यहीं से कुछ प्रश्न याद रखिएगा कि ये जो हास्य है ये किसका अस्थायी भाव है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। अच्छा, उत्साह जो है ये किसका अस्थायी भाव है? तो वीर रस का अस्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। अच्छा, जुगुप्सा जो होता है ये किसका अस्थायी भाव है? तो याद रखिएगा, विभक्त रस का अस्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है, याद रखेंगे आप सभी। विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि मानो जानो, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको काट दीजिएगा। जैसे कि मानो हो गया, जानो हो गया, मनु हो गया, मनु हो गया, उसके बाद जनु हो गया, जनु हो गया, मनहु हो गया, मनहु हो गया। ये सभी शब्द जो है ये किस अलंकार में प्रयोग करते हैं? तो कई बार आपको बताएं कि ये सभी हम सभी उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग करते हैं। ये सभी अलंकार पहचानने का ट्रिक था एक। अगला है कि वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य खंड या उपभाग के दो ही भेद होते हैं। पहला होता है आपका एक, याद रखिएगा, प्रधान वाक्य खंड, याद रखिएगा, जो प्रधान होता है, और एक होता है आपका आश्रित वाक्य खंड जो किसी पे आश्रित होता है। अगला है कि मतदाता शब्द में समास हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह कीजिए, क्या हो जाएगा? मत का दाता होगा। क्या होगा? मत का दाता। तो ये क्या है? कारक विभक्ति है। आपको क्या बताया कि जहाँ कारक विभक्ति रहे ना वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ डैश होता है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होना वहाँ पर जो अलंकार होता है उत्प्रेक्षा होता है, याद रखिएगा आप सभी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? बिल्कुल आसान प्रश्न है, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कैसे? तो आपको क्या बताएं कि रूपक अलंकार में अगर किसी के जैसा अगर बता दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर धन को जो बताया गया है वो किस प्रकार का धन पाया है? राम रतन धन पाया, यानी कि राम के जैसा धन पाया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाला शब्द शक्ति क्या कहलाता है? तो इसे हम सभी कहते हैं अभिधा, याद रखिएगा। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये सभी शब्द शक्ति का भेद है। तो जहाँ पर शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाला जो शब्द शक्ति होता है उसे अभिधा कहते हैं। अगला है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ट उच्चारण करके देखिए, ट मूर्धा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। त दंत हो जाएगा, क कंठ हो जाएगा। तो जो क वर्ग का उच्चारण होता है वह कंठ से, त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, याद रखिएगा। प वर्ग का उच्चारण क्या किससे होता है?
ओट्स से होता है। अगला है कि प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, इसमें भी आपका रूपक अलंकार है, ध्यान देंगे। अगला है कि जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है। जहर उगलना का अर्थ क्या होता है? अपमानजनक बात करना, याद रखिएगा आप सभी। जहर उगलना का अर्थ क्या होता है? अपमानजनक बात करना होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा, शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन में ए वाला, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, ये बिल्कुल सही वाक्य है। बाकी बात यहाँ पर देखिएगा, ये गलत है कि वह मुझे देखा तो घबरा गया, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा कि उसने मुझे देखा तो घबरा गया, वह नहीं, उसने, याद रखिएगा आप सभी। उसने मुझे देखा तो घबरा गया, ये सही होगा। मैं किताब पढ़ा हूँ, ये गलत है आपका, मैं किताब पढ़ा नहीं हूँ। मैंने याद रखिएगा आपसे, मैंने किताब पढ़ी है, मैंने किताब पढ़ी है, सही होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है कि हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, ये गलत है। हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, ये गलत है जाएगा। यहाँ सही क्या होगा कि मैंने, याद रखिएगा आपसे भी, मैंने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया, यहाँ दिए नहीं, दिया होगा। मैंने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया, सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, याद रखिएगा। कर्मवाच्य नहीं है, यहाँ कर्ता स्वयं बात कर रहा है कि मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। ब्रज युद्ध में कौन सा समास है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा, याद रखिएगा। अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा तो समास विग्रह क्या होता है? व्रज है जिसका आयुध, व्रज है जिसका आयुध अर्थात क्या होता है? अर्थात होता है इंद्र, याद रखिएगा आप सभी। इंद्र यानी कि अपना अर्थ को छोड़कर, यानी कि अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को बता रहा है। किसको बता रहा है? इंद्र को बता रहा है। तो ये बहुब्रीहि समास में होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि कुत्ता धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, रेखांकित शब्द। तो रेखांकित शब्द यहाँ तक है, धीरे धीरे चलते हुए। इसमें आपको पदबंध बताना है। तो सबसे पहले पदबंध संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्रिया विशेषण होगा, विशेषण होगा। तो विशेषण पद में क्या होता है? किसी भी चीज़ की विशेषता बताया जाता है, याद रखिएगा। जैसे काली है, सुंदर है, गोरी है, ये सभी विशेषता है। तो विशेषण यहाँ पर किसी का विशेषण बताया गया नहीं बताया गया है। देखिए धीरे धीरे ये भी विशेषण शब्द है, पर इसके साथ में क्रिया भी हो रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। तो चलना क्या है? एक क्रिया है, बट जो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे क्या, वो विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलना क्या है? वो क्रिया है, और चल किस तरह रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे उसकी विशेषता है, तो यहाँ विशेषण पद बन होगा, सर्वनाम नहीं होगा, संज्ञा नहीं होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, शब्द शक्ति से क्वेश्चन है कि आज जोग सिखाबन पांडे परमार्थी पुरानीन लादे जो बंजारे टांडे, इस पंक्ति में शब्द शक्ति होगा। तो यहाँ पर देखिएगा व्यंग कसा जा रहा है, किसी को व्यंग कस के बोला जा रहा है। तो जहाँ पर व्यंग कसा जाए वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि छंद शब्द संस्कृति जो है किस धातु से बना है? तो छिदी से बना है, याद रखिएगा। तो चलिए आज कितना है, आज की सेशन में कुल 55 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर